बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आपसे पहले डिजीज डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो रियो वायरस इन्फेक्शन इन पोल्ट्री या रियो वायरल इन्फेक्शन, जो भी इसे प्रोनाउंस करना हो आप कर सकते हैं। रियो वायरस जो है ये रियो वैरायडी फैमिली से ताल्लुक़ रखता है और इस फैमिली में रियो वैरायडी के 15 जेनर है। वैसे अगर पोल्ट्री पैथोलॉजी की बुक्स देखें तो वहाँ पे किसी में 5 जेनर, किसी में 7 हैं और किसी में 11 हैं। बट जो लेटेस्ट आर्टिकल हैं या अपडेटेड वर्जन है वायरोलॉजी की बुक के, उसमें इसमें 15 जेनर रिपोर्ट किए गए हैं। तो वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए नॉन इन्वॉल्व्ड है, मतलब नेकेड वायरस है, और इसके बाहरी जो कैप्सिड है वो 1 to 3 कंसंट्रिक आउटर कैप्सिड है। 1 to 3 अगर पोल्ट्री में देखें तो आप उसमें यूजली 2 आउटर कैप्सिड का जिक्र किया गया, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो डाटा लिया है ये वायरोलॉजी से लिया गया है, तो इसलिए उसमें जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाता हूँ कि ये वायरस होता दिखता कैसे है। ये उसका डबल स्ट्रैंडेड जीनोम आ गया, मतलब आरएनए आ गया, बाहर उसके कैप्सिड आ गया। इसकी जो सिमेट्री है वो इकोसाहेड्रल सिमेट्री है। कुछ वायरस आपको पता है स्पाइरल होते हैं, सर्कुलर होते हैं वगैरह वगैरह। इसकी इकोसाहेड्रल सिमेट्री है, कुछ ऐसे दिखेगा ये आपको। ये इसका इनर मोस्ट कैप्सिड हो गया, उसके बाद ये इंटरमीडिएट कैप्सिड हो गया, यानी सेकेंड कैप्सिड हो गया, देन आउटर मोस्ट कैप्सिड होगा इसके थर्ड, यानी कि जो इसके बाहरी लेयर होगी इसका आउटर मोस्ट या थर्ड कंसंट्रिक लेयर जिसको मिलती है। तो ये वायरस कुछ ऐसा दिखता है। तो इसके 15 जेनर, 15 में से जो 5 हैं वो मोस्ट वेटरनरी इंटरेस्ट हैं, मतलब वेटरनरी इंपॉर्टेंस रखते हैं। जो फर्स्ट जेनर है इसमें 5 स्पीशीज है और उसमें से जो स्पीशीज सेकंड स्पीशी है यानी एवियन रियोवासिस, उससे आज हमारा कंसर्न है। जो मेमिलियन रियोवाइसिस डिफरेंट डिजीज का करवाता है मैमल्स में। इसका बेबून रियोवाइसिस जो कि बेबून जो कि एक मंकी या बंदर कह लो, उसकी एक स्पेसिफिक स्पीशी है, किस्म है, उसमें ये डिजीज काज करवाता है। रेप्टेलियन रियोवाइसिस जिसका फ्रूट बैट वायरस है। तो जो सेकंड जेनर रोटा वायरस इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता चलूँ। ये रोटा वायरस ह्यूमंस में और जो डेयरी काव्स हैं उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ह्यूमंस में जो अभी छोटे बेबी होते हैं नन्हे मुन्ने से, उनमें ये रेस्पिरेटरी और एंटेरिक डिजीजेज काज करवाता है। इसके अलावा जो डेयरी काव्स हैं, डेयरी सेक्टर में इसकी वैक्सीनेशन भी अवेलेबल है और डेयरी काव्स वैक्सीनेट भी किए जाते हैं, और ये बड़ा सीवियर किस्म का डायरिया काज करवाता है, जिसकी वजह से हाइपोवोलेमिया होता है और हाइपोवोलेमिया शॉक की वजह से डेथ हो जाती है काफ की। इसके अलावा जो और भी वायरस है डेयरी में, एक डेयरी या लाइव स्टॉक में मैं कहूँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है जिसे ब्लू टंग डिजीज़ कहते हैं, वो ये और भी वायरस डिजीज़ काज करवाता है। ये जस्ट इसलिए इन्फॉर्मेशन बताना क्योंकि आगे जाके हम इसकी मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो जितने भी जेनर में कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ऑलमोस्ट जैसे एक एवियन रियो वायरस है ना, इसी तरह का मैमेलियन रियो वायरस हैं, रोटा वायरस भी इससे मिलता जुलता है और भी वायरस भी इससे मिलता जुलता ही है। और बताने का मकसद ये भी है क्योंकि लास्ट में ट्रीटमेंट में जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ इसके कंट्रोल में वो मोस्ट इफेक्टिव है, और वो वायरोलॉजी की बुक्स में आपको उसके रेफरेंसेस मिल जाएंगे, लेकिन पोल्ट्री पैथोलॉजी में कहीं भी इसके ट्रीटमेंट में के रिलेटेड आपको कुछ नहीं मिलेगा। बस ये लिखा हुआ मिलेगा कि वायरस है, पोल्ट्री ट्रीटमेंट करें वगैरह वगैरह। बट ट्रीटमेंट में आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। तो जनरल जो फर्स्ट है इसे ऑर्थो रियो वायरस कहते हैं, जेनरा का नाम है। इसमें जो स्पीशी है वो एवियन रियो वायरस है, जो कि डिफरेंट डिजीज़ काज करवाती है पोल्ट्री में। आज जो मैं डिस्कस करने वाला डिजीज़ वो इन्फेक्शन आर्थराइटिस है या टिनोसाइनोवाइटिस कहते हैं उसे, लेकिन इसके अलावा एंटेरिक डिजीज़ भी ये काज करवाती है और रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी। फर्स्ट तो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता चलूँ, रियो वायरस REO। इसलिए रियो वायरस का नाम दिया गया क्योंकि ये सबसे पहले ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी और एंटेरिक सिस्टम से ये डिस्कवर हुआ था, और ये नॉर्मली कोई डिजीज़ काज नहीं करता। ये नॉर्मल हैबिटेंट है, वहाँ का रहने वाला है। R फॉर रेस्पिरेटरी, E फॉर एंटेरिक, O फॉर ऑर्फन। ये 3 मस्कीन है, मतलब कोई डिजीज़ ये काज नहीं करवाता। नॉर्मली ये जस्ट वेट करता है कैसे एनिमल के ऊपर स्ट्रेस है किसी भी तरह का, चाहे वो डिजीज़ स्ट्रेस हो या ओवर क्राउडिंग स्ट्रेस हो, मैं पोल्ट्री की बात करूँ या कोई भी स्ट्रेस हो, तो ये इन्वेड कर जाए। और नॉर्मली ये रेस्पिरेटरी और एंटेरिक डिजीज में इन्वॉल्व होता है, लेकिन पोल्ट्री में ये जो वायरस है ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पे जाके अटैक करता है, और वही इसकी टिश्यू ट्रोपिज्म है। वो आगे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिटेल में इंशाल्लाह।
मुझे ये रिमूव कर लेने तो बस। जो वायरस है ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है। इसका जीनोम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है। सपोज ये किधर है पॉइंटर, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है और जो इसका जीनोम है इसको ये फॉर एग्जांपल जो मैं नीचे 2 लाइन ड्रा की ये आरएनए इसको 10 हिस्सों में तकसीम किया गया है। किया नहीं गया, तकसीम होता है ये वायरस के अंदर। S1 to S4 मतलब S1 S2 S3 S4 मतलब स्मॉल जो सेगमेंट है ना इस वायरस का ये वाला, इसके 4 हिस्से हैं जो कि डबल स्ट्रैंडेड है। इसके अलावा M1 से M3 तक ये मीडियम है जो भी डबल स्ट्रैंडेड है उस 3 हिस्सों में डिवाइड किया। इसलिए लार्ज 1 2 एंड 3 ये यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये स्मॉल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया, डिवाइड होता है, लार्ज 3 में और मीडियम भी 3 में, और ये डबल स्ट्रैंडेड है ये। और जैसे मैंने आपको बताया पीछे इसकी 3 कंसंट्रेटिक लेयर होती हैं, वो मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ। मेरे पीछे डायग्राम में ये आउटर मोस्ट, ये जो येलो कलर में ग्रीन कलर वाली मीडियम, और ये जो ब्लू कलर वाली है ये आउटर मोस्ट कंसंट्रेटिक लेयर होती है। इसके अलावा वायरस के अंदर कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं। जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो तो यहाँ पे पिक्चर में आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे ये सिग्मा 1 प्रोटीन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन है वायरस के अंदर। क्यों? ये अटैचमेंट करवाता है वायरस की सेल के साथ, उसके बाद वायरस सेल के अंदर घुसता है और आगे जो स्टोरी होगी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं इंशाल्लाह। इसके अलावा अदर प्रोटीन भी हैं जैसे सिग्मा 3 है, म्यू1 है, म्यू2, लैम्डा 3, लैम्डा 2 वगैरह वगैरह। और कुछ नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन जो सेल के अंदर होते हैं उसके रेप्लिकेशन में उसको हेल्प आउट करते हैं, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो ये भी वायरस की ही डायग्राम है मॉर्फोलॉजी की। ये देखिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ थोड़ा सा। ये जैसे ये पिंक प्रोटीन जो है इसका नाम है सिग्मा सी, ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये जो स्ट्रक्चर प्रोटीन ये S2 यानी ये जो जीनोम है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ ये यहाँ से वो ट्रांसलेट होता है, यानी पहले ट्रांसक्रिप्शन होती है देन ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के बाद क्या होगा, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, वहाँ से वो गोल्जी अपरेटस में जाएगा, गोल्जी अपरेटस से बाहर वो वेजिकल बन के कंप्लीट उसकी सिमेट्री बन के फोल्डिंग होगी, जो उसकी कंप्लीट सिमेट्री इसको चाहिए वो बन के वहाँ से साइटोसोल में आ जाएगी। साइटोसोल के बाद असेंबली हो जाएगी, वो नेक्स्ट हम करने ही वाले हैं डिस्कस। इसी तरह ये ब्लू कलर में देखें जिसका नाम है म्यू ए, ये वाला प्रोटीन ये कहाँ से बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है मीडियम 1 से, इस सेगमेंट से बन रहा है। इसे डिफरेंट ये जो सेगमेंट है डिफरेंट प्रोटीन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल होते हैं कुछ नॉन स्ट्रक्चरल। नॉन स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन होते हैं वो बेसिकली एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल की रेप्लिकेशन में हेल्प आउट करते हैं। तो ये जो डिजीज़ है इन्फेक्शियस आर्थराइटिस या टेनोसाइनोवाइटिस, वैसे कोई भी डिजीज़ करनी हो तो उसका अगर नाम को हम फोकस कर लें तो हमें काफ़ी हद तक वो डिजीज़ समझ आ जाती है। जैसे इन्फेक्शियस आर्थराइटिस, इन्फेक्शन मतलब ये डिजीज़ जो है ये इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से हो रही है, जो कि रियो वायरस है। और आर्थराइटिस मतलब ये जो इन्फ्लामेशन करवा रही है आर्थरेटिक जॉइंट की यानी हॉक जॉइंट की। और टेनोसाइनोवाइटिस का मतलब ये जो साइनोवियल सेल है, साइनोवाइटिस मतलब साइनोवियल मेम्ब्रेन की इन्फ्लेमेशन करवा रही है। टेनो मतलब टेंडन यानी टेंडन को भी साथ में डैमेज कर रही है। मैं आपको दिखा देता हूँ पहले हॉक जॉइंट होता क्या है। ये देखिए ये बर्ड है, तो बर्ड जो है इसका ये जो जॉइंट होगा इसे हॉक जॉइंट कहते हैं। मतलब टीबिया और फेबुला का इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो जॉइंट है ना इसके दरमियान टार्सस होती है जो कि फ्यूज़ होती है टिबिया और फेबुला के साथ। इसी तरह टार्सस की 2 लेयर होती हैं। सपोज ये अपर टार्सस ये लोअर टार्सस, ये फ्यूज़ होगी किसके साथ, टिबिया और फेबुला के साथ। ये जो लोअर टार्सस होगी ये फ्यूज़ होगी मेटाटार्सस के साथ। तो इस वजह से ये जो जॉइंट बनेगा इनके दरमियान इसे हम कहते हैं हॉक जॉइंट। तो जो इटियोलॉजी है वो डिस्कस कर चुके हैं हम। एवियन रियोवायरस की वजह से होती है। जो फैक्टर्स हैं वो आलमोस्ट हर डिजीज़ में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। एज जो है ये यंगर बर्ड्स को अफेक्ट करता है। रीज़न ये है कि यंगर बर्ड्स में जो इम्यून सिस्टम है वो डेवलप नहीं हुआ होता। नॉर्मली क्या होता है जब ये अभी बर्ड छोटा होता है, चिक होता है,
छोटा सा चूज़ा होता है, तो उसमें एक ही जो इम्यून ऑर्गन है वो एक्टिवेट होता है, जिसे हार्डियन ग्लैंड कहते हैं। हार्डियंस ग्लैंड जो है वो आँखों के दरमियान तकरीबन यहाँ पे करके होता है और वही एक्टिवेट होता है। जबकि ये जो थाइमिक ग्लैंड है या बसा फेबिशियस है, ये अभी प्रोसेसिंग में होते हैं। इसके अलावा तो ये जो एज है ये फैक्टर हो गया, यानी यंगर बर्ड को अफेक्ट करेगा। इसी तरह ये ह्यूमंस में देख लो तो ये छोटे बच्चों को अफेक्ट कर रहा है, डेयरी में देख लो तो ये काफ को अफेक्ट कर रहा है। ब्रीड जो है यूजुअली जो है ब्रीड जो मीट टाइप जो बर्ड्स हैं उनको अफेक्ट करता है। मीट टाइप मीन्स ये हैवी ब्रीड्स को अफेक्ट करेगा, और जितनी भी अमेरिकन ब्रीड्स हैं या फिर इंग्लिश ब्रीड है ये हैवी ब्रीड्स हैं। इनके एग्जांपल ले लो आप, वो आपको इसमें प्लेमाउथ रॉक आ जाती है। इसके अलावा RIR रोस आइसलैंड रेड आ जाती है। रोस आइसलैंड रेड को ही RIR को ही इन्होंने एक हाइब्रिड तैयार किया जिसे न्यू हेम्सफेयर कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश है, इंग्लिश में कॉर्निश है और पिंगटन वगैरह आपको मिल जाती हैं। मतलब ये हैवी ब्रीड्स को ज़्यादा अफेक्ट करता है। और आपको पता है लेयर जो है ये मोस्टली लाइट ब्रीड को ही सिलेक्ट करते हैं, और जबकि ब्रेलर्स जो है ये मीट टाइप बर्ड को हम सिलेक्ट करते हैं। तो एज पे हमने डिस्कशन कर ली, ब्रीड पे कर ली। इम्यून सिस्टम आपको पता है यंगर बर्ड में इम्यून सिस्टम वीक होता है, मैं जैसे बता चुका हूँ। हार्डियन ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और ये नॉर्मली जो वायरस है ये इंटेस्टाइन और रेस्पिरेटरी ट्रैक में मौजूद होता है। तो ये जस्ट वेट करता है कि कब बर्ड का इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा वीक हो, ये इन्वेड कर जाता है। ट्रांसमिशन जो है इसकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनको मैं नहीं डिस्कस करने वाला। ये आपको पता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन कैसे होगी, जो बॉडी सिक्रीशंस होगी यानी कि फीकल ओरल रूट होगा, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स वगैरह होंगे, वहाँ से भी ट्रांसमिट होता है। इनडायरेक्ट में ये वर्कर्स के थ्रू, लेटर के थ्रू, जो बर्तन होते हैं फॉर्मिटीज़ वगैरह उनके थ्रू ये ट्रांसमिट होता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है एस्केरिस वर्म। एस्केरिस वर्म बेसिकली एक निमाटोड है जिसे हम राउंड वर्म कहते हैं। उसकी ये एक टाइप है। ये नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, मैमल्स की भी और बर्ड की भी। बर्ड में ये मोस्ट कॉमन होता है। तो ये जब रेप्लिकेट करता है इंटेस्टाइन के अंदर तो ये एग प्रोड्यूस करता है। इन एग्स के अंदर जो वायरस है वो घुस जाता है और सर्वाइव करता है, और वो बाहर आ जाता है, लिटर पे आ जाता है। लिटर मतलब वो जो नीचे बेडिंग होती है। अब आपको पता है बर्ड जो है उसको सुकून नहीं होता, वो इधर उधर मुंह मारता रहता है। तो जब ये वो नीचे लिटर में बेडिंग में मुंह वगैरह मारता है तो वहाँ से ये वायरस जो है ना इंजेस्ट हो जाता है या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू बॉडी में आ जाता है। जब वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब कि पेरेंट्स से बच्चों में आना, ये उसके लेस देन 2% केस रिपोर्ट हुए हैं। वो भी इस वजह से होता है कि जो ब्रीडर पेरेंट होते हैं ब्रेलर के, स्पेशली क्योंकि ये ब्रेलर में ज़्यादा कॉमन है डिजीज, उनको वैक्सीनेट कर दिया जाता है इनके अगेंस्ट, इस वायरस के अगेंस्ट। अगर वैक्सीनेशन ना भी की जाए तब भी लेस देन 2% चांसेस होते हैं, लेकिन चांसेस होते हैं। और इसकी इम्पोर्टेंट जो है बात वो है ब्रोकन स्किन। मतलब कि जब भी फ्लॉक में ओवर क्राउडिंग होगी या फिर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो बर्ड जो है कैनिबलिज्म स्टार्ट कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को चूंचे मारना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से स्किन एब्रेजन होता है, स्किन वूंड बन जाता है, और उन वूंड में से ये वायरस एंटर हो जाता है बॉडी में और डिजीज़ काज करवाता है। नेक्स्ट आगे जी पैथोजेंसिस। पैथोजेंसिस में सबसे पहला जो पॉइंट है वो वायरल एंट्री है। वायरल एंट्री फीकल ओरल रूट है, यानी वो जो मैंने आपको पीछे बताया ये इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ये फीसिस के थ्रू बाहर शेड होता है इन्वायरमेंट में। तो जब भी कोई कंटेमिनेटेड फीड या वाटर कंटेमिनेटेड होगा तो ये वायरस फीकल ओरल रूट जो है वो फॉलो करता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स यानी कि ये जो लंग्स में होगा तो रेस्पिरेशन के थ्रू भी ये जो सिक्रीशंस हैं रेस्पिरेटरी उसके थ्रू भी ये एंट्री बॉडी में कर सकते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम या इंटेस्टाइन में से कहाँ जाएगा, ये जाएगा ब्लड में। मेरी लिखाई पहले इतनी गंदी है और ऊपर से इससे और भी ज़रा गंदी आ रही है। तो ये ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद ये बॉडी में घूमे फिरेगा। घूमने फिरने के बाद जब ये थक जाएगा तो ये हॉक जॉइंट में जाके अपना घर बनाएगा। मतलब ये जो इसकी टिश्यू ट्रोपिज्म है, ट्रोपिज्म का मतलब होता है कोई भी वायरस बॉडी में एम नहीं कहीं भी रेप्लिकेट करेगा, उसकी एक स्पेसिफिक ट्रोपिज्म होगी, स्पेसिफिक जगह होगी, वो वहीं पे जाके रेप्लिकेट कर सकेगा। रीज़न ये है क्योंकि ये वायरस की अटैचमेंट के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर्स चाहिए होते हैं जो कि उस स्पेसिफिक टिश्यूज़ के ऊपर ही होंगे। तो इसकी जो टिश्यू ट्रोपिज्म है वो हॉक जॉइंट है। हॉक जॉइंट क्या होता है मैं शायद दिखा चुका हूँ, मैं फिर भी दिखा देता हूँ स्लाइड्स में।
ये हॉक जॉइंट है। यहाँ पे वो वायरस जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है जो वायरल ट्रोपिज्म है ना, कहाँ गया, वो आर्थ्रोपिज्म है, यानी साइनोवियल जॉइंट्स हैं। ये मैं डिटेल में आपको बाद में बताता हूँ। तो अटैचमेंट जो है वायरस की, मतलब फॉर वायरस जो है ब्लड में या ब्लड में बाद हॉक जॉइंट में आ गया। तो हॉक जॉइंट के जो एक सेल की मैंने एग्जांपल ली है, चलिए मैं आपको पहले वो हॉक जॉइंट की डिटेल ही बता देता हूँ, आसानी रहेगी आपको समझने में। ये जो जॉइंट है ये वाला हॉक जॉइंट है, इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। ये देखें, ये जो वाइट सा ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है हॉक जॉइंट का, और इसके दरमियान ये जो वाटर सा नज़र आ रहा है ये साइनोवियल फ्लूइड है। और ये जो बाहर मेम्ब्रेन है ये वाली, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये बर्सा है, और ये टेंडन्स है। ये भी इस डिजीज़ में अफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट हम पैथोलॉजिकल रीजन में देखेंगे इसको। अगर मैं आपको यहाँ पे देखें तो ये यहाँ पे जो जॉइंट कैप्सूल है ना, मीन्स ये वाला है, ये जिसको मैंने मार्क किया है, ये मैं इस कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, ये इसकी दो लेयर होती हैं। जो इनर लेयर होती है उसको इंटीमा कहते हैं, जो एक्सटर्नल उसको सब एंटीमा कहते हैं। इसमें 6 तरह के सेल्स होते हैं हिस्टोलॉजिकली अगर हम इसको एग्जामिन करें। इंटीमा में ये वाले सेल्स होंगे, फैट सेल, ब्लड वेसल्स और मेसेनकाइमल स्टेम सेल। मेसेनकाइमल स्टेम सेल मतलब अगर कभी भी इस लेयर को यानी कि डैमेज होगा, सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाएंगे, तो जो न्यू सेल्स बनेंगे वो मेसेनकाइमल स्टेम सेल से बनेंगे। डिफरेंट साइटोकाइनेस वगैरह इन्वॉल्व होते हैं इसमें। जो एक्सटर्नल लेयर है सब इंटीमा जिसे हम कहते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस, फाइब्रोब्लास्ट, लिम्फोसाइट्स, ये सेल्स होंगे। बेसिकली जो 6 के 6 सेल्स हैं ये कनेक्टिव टिश्यूज़ की टाइप है। तो ये इसकी ज़रा हिस्टोलॉजिकल इसका ओवरव्यू था। ये जो है ये टेंडन्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं। बाकी ये जो आपको नज़र आ रहा है ये लिगामेंट है। तो ये वायरस अटैचमेंट, तो ये हॉक जॉइंट एक साइनोवियल सेल है। साइनोवियल सेल का मैं आपको बता दूँगा। तो ये जो लेयर बनी है ये डिफरेंट सेल से, डिफरेंट नहीं बल्कि एक जैसे सेल्स के बहुत से सेल से मिलकर बनी है। ये जो लेयर है वो जो वायरस है वो इन सेल्स में जाके रेप्लिकेट करेगा। यहाँ पे इन सेल्स में जाके वायरस रेप्लिकेट करेगा। तो सपोज करें ये साइनोवियल सेल है। वायरस जो है इसकी अटैचमेंट फर्स्ट होगी सियालिक एसिड के साथ। सियालिक एसिड रिसेप्टर है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होगा। जब ये सियालिक एसिड का अटैच हो जाएगा देन ये जो उसका मेन रिसेप्टर है जैम ए, जिसे हम जंक्शन एडिशन मॉलिक्यूल टाइप ए कहते हैं, उसके साथ अटैच होगा। जब ये जैम ए के साथ अटैच होगा तो बहुत से सेलुलर सिग्नल जाएंगे नीचे न्यूक्लियस की तरफ, और एक कास्केड यानी कि स्टार्ट हो जाएगी। जैम के ए के साथ अटैच होने के बाद इसके साथ इंटेग्रिन आके अटैच हो गए। इंटेग्रिन की डिफरेंट टाइप्स हैं, इसमें जो इन्वॉल्व होगा वो बीटा इंटेग्रिन होगा या इंटेग्रिन टाइप बी को कहते हैं। इसके बाद जो है आप देखोगे ये मेम्ब्रेन अंदर को जाना स्टार्ट हो गया, यानी कि एंडोसाइटोसिस होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे ये देखो अब क्या होगा, अब ये इंटेग्रिन अटैच हो गया, ये जैमे अटैच हो गया, और ये सियालिक एसिड अटैच हो गया। अब यहाँ पे जो एंडोसाइटोसिस होगी वो क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस होगी। ये जो छोटे छोटे से आपको ब्लैक से डॉट नज़र आएंगे ये बेसिकली क्लेथ्रिन है। ये वाले ये क्लेथ्रिन है। ये जब भी एंडोसाइटोसिस होती है, डिफरेंट तरह की एंडोसाइटोसिस होती है, तो इस वायरस के जो रिलेटेड है वो क्लेथ्रिन मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ये क्लेथ्रिन प्रोटीन आके उसके अटैच होने स्टार्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे एक डायनामिन प्रोटीन आके अटैच होगा यहाँ पे, जो कि इस वेसिकल को सेल मेम्ब्रेन से अलग कर लेगा, और सेल मेम्ब्रेन ऊपर से कवर हो जाएगी यहाँ पे। और जब डायनामिन प्रोटीन आगे यहाँ पे अटैच होगा तो ये वेसिकल इस तरह मूव करेगा। तो ये देखिए साथ में क्लेथिन प्रोटीन अटैच है अभी भी। तो ये जो बेसिकली क्लेथिन प्रोटीन है ये रिसाइकल हो जाएंगे और यहाँ पे वेसिकल आगे आ जाएगा, और देखिए साथ में क्लेथिन प्रोटीन है वो डी अटैच हो गया। अब जब कोई भी मॉलिक्यूल सेल के अंदर हार्मफुल मॉलिक्यूल या पैथोजन सेल के अंदर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली जैसे मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पे
जब सेल यहाँ पे आके अटैच हुआ है तो एक कैस्केड स्टार्ट हुई है, यानी कि इंटरनल सिग्नल स्टार्ट हुए हैं। अब उन्हीं सिग्नल के नतीजे में ये जो एंडोसोम है, ये वाला, ये फ्यूज़ हो जाएगा लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम के साथ अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सेल फ्यूज़ हो जाएगा लाइसोसोम के साथ। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होता है, डिफरेंट तरह के प्रोटीजेज होते हैं, आरएनएजेज होते हैं, डीएनएजेज होते हैं, फॉस्फेटेजेज वगैरह होते हैं। यूजुअली एपोप्टोसिस जब होती है तब भी ये लाइसोसोम को एक्टिवेट करते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सपोज ये एक लाइसोसोम ऑर्गेनेली है, इसके यहाँ पे चैनल होते हैं जिसे हम प्रोटॉन चैनल कहते हैं। प्रोटॉन बेसिकली एच पॉजिटिव यानी हाइड्रोजन आयंस होते हैं जो कि यहाँ से अंदर और बाहर मूव करते हैं। जब ये वायरस के साथ या किसी भी फैगोसोम के साथ अटैच होता है, जिसे हम एंडो लाइसोसोम कहते हैं, तो इसके प्रोटॉन जो पंप चैनल है वो ओपन हो जाते हैं। और जो प्रोटॉन है जो कि यहाँ तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से आता है, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको पता है एक्सटर्नल इंटरनल मेम्ब्रेन होती हैं जहाँ पे वो एटीपेजेस पंप होते हैं जो कि एटीपी बना रहे होते हैं, और वहाँ उस नतीजे में भी प्रोटॉन जो है वो रिलीज़ हो रहे होते हैं साइटोसोल यानी साइटोप्लाज्म के अंदर। तो ये साइटोप्लाज्म से मूव करता है इस एंडोलाइसोसोम के साथ। एंडोलाइसोसोम के साथ इसलिए क्योंकि एंडोसोम जो है वो लाइसोसोम के साथ फ्यूज़ हो गया, तो इसलिए कलेक्टिवली इनको एंडोलाइसोसोम कहते हैं। तो जब ये प्रोटॉन पंप ओपन होते हैं, प्रोटॉन साइटोप्लाज्म से इस ऑर्गेनेली जो अभी न्यूली मेड ऑर्गेनेली है एंडोलाइसोसोम, इसके अंदर जाता है तो पीएच जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। यूजुअली ये जो सारा प्रोसीजर है इसलिए होता है ताकि वो जो इन्वेडर आया है यानी पैथोजन आया उस ऑर्गेनेली को, उसको किल किया जाए। लेकिन जो रियो वायरस है इसके लिए ये फ़ायदेमंद होता है क्योंकि रियो वायरस के जो आउटर कैप्सिड हैं वो डाइजेस्ट हो जाते हैं लोअर पीएच पे, जो कि इसको बहुत ज़्यादा इन्फेक्टिव स्टेज में ले जाते हैं। तो वो इस एक्टिविटी से, सेलुलर एक्टिविटी से फ़ायदा उठाता है रेप्लिकेशन करने के लिए। और यही वो पॉइंट है, इस पे ज़रा फोकस कीजिए। यही वो पॉइंट है, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो हम रियो वायरस की ट्रीटमेंट जो है वो काफ़ी हद तक इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उसकी रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। बिकॉज़ ये जो वायरस है लो पीएच पे एक्टिवेट होता है, तो हम ट्रीटमेंट में इसको हम कोई भी एसिडिक बफर या न्यूट्रल बफर दे के इसके रेप्लिकेशन को रोक सकते हैं। मज़ीद इसकी डिटेल ट्रीटमेंट में देखते हैं। तो वायरस जो है वो इसके एंडोलाइसोसोम बन गया। एंडोलाइसोसोम बनने के बाद जो वायरस का आउटर कैप्सिड है, ये देखिए आप छोटे छोटे ब्लू डॉट देख रहे होंगे, वो यहाँ पे साइड पे आ गए हैं, डाइजेस्ट हो गए हैं, ब्रेक हो गए हैं, ब्रेक डाउन हो गई है। देन मज़ीद पीएच लो होगी तो वायरस के ये जो आप देख रहे हैं ऑरेंज ये वाले यहाँ पे, ये भी सेपरेट हो गए हैं। मतलब उसकी ये आउटर मोस्ट कैप्सिड उसका डाइजेस्ट हुआ, देन ये इनर इंटरमीडिएट यानी सेकंड कैप्सिड उसका डाइजेस्ट हो गया। मैं इसको यहाँ से रेज कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब वायरस जो है, अब मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही वायरस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर प्रोटीन है। अब स्ट्रक्चर प्रोटीन जो है वो तो डाइजेस्ट हो गए, लेकिन वायरस के जीनोम के यानी कि सेल के सेल नहीं होता वायरस, वायरस के कैप्सिड के अंदर डिफरेंट नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन होते हैं। नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन मैंने आपको बताया एंजाइम्स होते हैं जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। वो हेल्प कैसे करेंगे, अब ये देखें, ये जो ऑरेंज वाले कैप्सिड है ना, कैप्सिड प्रोटीन है, वो ये आप छोटे छोटे शायद अगर देख सके तो ये डॉट होंगे यहाँ पे, मैं डाल कर ये अटैच हो गए हैं फैगोसोम की मेम्ब्रेन के साथ। इसको यहाँ पे करता हूँ मैं, ये ब्लैक में, ये ऑरेंज कलर के ये जो डॉट है ना छोटे छोटे, ये अटैच हो गए इस मेम्ब्रेन के साथ, जिसकी वजह से जो वायरस है अब वो एंडोलाइसोसोम के से बाहर निकल रहा है। अब वायरस आ गया साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। अब दो तरह से ये खुद को रेप्लिकेट करवाता है, या तो ये सेल से बाहर चला जाता है, ISVP इसको कहते हैं, यानी इंटरमीडिएट सब पार्टिकल, इंटरमीडिएट सब वायरल पार्टिकल। ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है, यानी कि अब साथ वाले जो सेल है उसको जाके इफेक्ट करेगा। अब दूसरी जो कंडीशन होगी
वो इस तरह होगी। मैं इसको रेज़ करूँ। दूसरी कंडीशन ये होगी, जो वायरस है अपना जीनोम, ये देखिए इसके 3 सेगमेंट है। ये सबसे छोटे वाला स्मॉल है, फिर मीडियम है, फिर लार्ज है। इस जो है स्मॉल है, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था, S1 2 3 4, मीडियम को 3 में और लार्ज को भी 3 में। ये इसको बाहर निकाल देगा साइटोप्लाज्म में और ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट इस तरह होगी, मैं फिर रिपीट करूँ, वायरस के कैप्सिड के अंदर कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, बेसिकली वो एंजाइम होते हैं, और इन्हीं एंजाइम में एक एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, जिसे आर पोल कहते हैं। यानी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है, वो जाके ट्रांसक्रिप्शन जो है वो स्टार्ट करवा देता है, और देन ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के रिजल्ट में दो तरह के प्रोटीन बनते हैं, दो तरह के प्रोटीन बनेंगे। कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होंगे, कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन हो गए। स्ट्रक्चरल प्रोटीन आपको पता है, जो कैप्सिड प्रोटीन है, जिसमें सिग्मा 1 वायरल अटैचमेंट प्रोटीन है। कुछ जो कैप्सिड बना होता है ना वायरस का, वो भी प्रोटीन नेचर का होता है। और कुछ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जैसे कि अभी आपने देखा कि जो वायरस के रेप्लिकेशन में हेल्प आउट कर रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, अच्छा एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँ, जब ये वायरस जो है अपना जीनोम जो है साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करेगा ना, यहाँ पे ज़रा पॉइंट समझने वाला है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। वायरस जब अपना जीनोम रिलीज़ करेगा साइटोप्लाज्म में, तो आपको पता है वायरस डबल स्ट्रैंड है इस तरह करके, मतलब एक स्ट्रैंड उसका पॉजिटिव है, एक स्ट्रैंड उसका नेगेटिव है। ये डबल स्ट्रैंड की स्पेसिफिक फीचर है। तो वायरस जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पोल होगा, पॉलीमरेज होगा, वो क्या करेगा, नेगेटिव स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगा और उससे पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा। ये सारे के सारे पॉजिटिव स्ट्रैंड है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। इन पॉजिटिव स्ट्रैंड से वो आगे प्रोटीन्स बनाएगा। प्रोटीन्स दो तरह के होंगे, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन प्लस स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ये नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल प्रोटीन और ये जो स्ट्रैंड है ये असेंबल हो जाएंगे। असेंबल कैसे होते हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। मतलब ये पॉजिटिव स्ट्रैंड आ गया वायरस का, और ये बाहर स्ट्रक्चरल प्रोटीन आ गए, और इसके अंदर नॉन स्ट्रक्चरल, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसके अंदर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, ये कैप्सिड जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन का बन गया। उसके बाद आपको पता है ये वायरस की 3 कंसंट्रेट लेयर होगी, तो ये सेकंड लेयर आ जाएगी और देन थर्ड लेयर आ जाएगी। अब ये वायरस जो है ये देखने में तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये अभी भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज इसके अंदर जस्ट सिंगल स्ट्रैंड अभी आरएनए है। जबकि स्टार्टिंग में देखा जाए तो वायरस डबल स्ट्रैंडेड था, मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रैंड था तो दूसरा उसका नेगेटिव स्ट्रैंड। ये इसका पॉजिटिव स्ट्रैंड, तो ये मैं कलर सेम ही रखता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। मतलब पॉजिटिव स्ट्रैंड जो रेड है, ये रेड इसका जो है पॉजिटिव स्ट्रैंड है, ये तो कैप्सिड के अंदर है, लेकिन जो ऑरेंज है नेगेटिव स्ट्रैंड, ये कैप्सिड के अंदर नहीं है। तो अब वायरस क्या करेगा, असेंबल होने के बाद वायरस के अंदर ये जो नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन है, ये इसको इन्हीं की इसी ये नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन एंजाइम है ना, इन्हीं एंजाइम में एक आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पोल होगा, पॉलीमरेज। वो इस पॉजिटिव स्ट्रैंड को एज अ टेम्पलेट यूज़ करेगा और वायरस के अंदर ही एक और स्ट्रैंड बनाएगा जिसे नेगेटिव स्ट्रैंड कहते हैं। देखिए अब वायरस जो है ना वो पूरा हो गया, स्ट्रक्चर पूरी हो गई है, यानी उसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी बन चुका है, उसके बाहर 3 कंसंट्रेट लेयर भी बन चुकी है और उसके अंदर नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन भी बन चुके हैं। और इसी तरह इसके ऊपर बाहर वो डिफरेंट प्रोटीन्स आ जाएंगे, जैसा ये सिग्मा 1 प्रोटीन आ गया जो कि अटैचमेंट के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह वायरस रेप्लिकेट, ये ओवरऑल वायरस की रेप्लिकेशन होगी। फर्दर ये स्लाइड्स में भी बताया गया, ये मैं कर देता हूँ। ये वायरल प्रोटीन जो अटैच होगा, पहले मैंने अभी सबको सियालिक एसिड के साथ, देन जैम ए के साथ, देन बीटा इंटेग्रिन के साथ। उसके बाद वायरस एंटर हो जाएगा, एंट्री जो होगी वो रिसेप्टर मीडिएट एंटीसाइटोसिस होगी, मतलब कि जो रिसेप्टर है वो सारे के सारे अंदर आएंगे और साथ में क्लेथिन कोटेड पिट बनेगी, यानी ये क्लेथिन हो गए और ये अंदर रिसेप्टर्स भी आ गई। ये जो रिसेप्टर्स हैं
ये दोबारा सेल सरफेस पे चल जाएंगे और क्लैथरीन जो है ये साइटोप्लाज्म में आ जाएगी डी अटैच होकर। फोर्थ पॉइंट जो है, जो प्रोटॉन पंप है वो पीएच डिक्रीज कर देंगे। प्रोटॉन पंप आपको पता है तब एक्टिवेट होंगे जब लाइसोसोम जो है वो आके फैगोसोम या एंडोसोम के साथ अटैच होगा, फैगो लाइसोसोम बना देगा या एंडो लाइसोसोम बना देगा। एंडोसोम को फैगोसोम भी कह सकते हैं। पीएच डिक्रीज होगी तो अनकोटिंग वायरस की हो जाएगी। अनकोटिंग होने की वजह से क्या होगा, वायरस का जो आउटर कैप्सिड है वो रिमूव हो जाएगा और वायरस जो है वो दो तरह से खुद को रेप्लिकेट करवाएगा। या तो ISVP बन जाएगा, इंटरमीडिएट सब वायरल पार्टिकल बन जाएगा जो कि साथ वाले सेल को अफेक्ट करेगा, या फिर वो अपना जीनोम जो है वो साइटोसोल में ट्रांसफर कर देगा। ISV जो है वो एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी और रेप्लिकेट करेगा विद इन सेल में, यानी साथ वाले सेल में वो रेप्लिकेट करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो बताया गया है स्लाइड में, ये सारी वही बात है जो मैं आपको बता चुका हूँ, जस्ट रीड आउट कर रहा हूँ। जो पीएच डिक्रीज हो जाएगी तो वायरस की अनकोटिंग हो जाएगी कैप्सिड की। देन ड्यू टू अनकोटिंग इनर कैप्सिड रिसेप्टर जो है ना वो अटैच हो जाएंगे फेगोलाइसोसोम के साथ। वो जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया, ये जो ऑरेंज वाले छोटे छोटे पार्टिकल अटैच हुए ना, ये जो इनको मैं मार्क कर रहा हूँ, ये वाले, ये उनको उनके बारे में बताया गया है कि जो ड्यू टू अनकोडिंग जो इनर कैप्सिड है ना प्रोटीन रिसेप्टर वो अटैच हो जाएंगे फेगोसोम के साथ। आफ्टर अटैचमेंट जो जीनोम होगा वो साइटोसोल में, जीनोम मतलब उसका डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा साइटोसोल में। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो कि नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, जो मैं अभी आपको बता करता हूँ, वो पॉजिटिव स्ट्रैंड को यूज़ करेगा और वो प्रोटीन्स बनाएगा। इसके अलावा आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है वो नेगेटिव स्ट्रैंड को यूज़ करेगा और पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा। मतलब मैं इसको फिर रिपीट कर देता हूँ चीज़ को ताकि, जैसे ये पॉइंट जो है, ये दो डबल स्ट्रैंड आरएनए वाले थे ना, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड है, नेगेटिव स्ट्रैंड है, ये नेगेटिव स्ट्रैंड है। जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है वो इस पॉजिटिव स्ट्रैंड को यूज़ करके प्रोटीन्स बनाएगा, और जो ये वाला स्ट्रैंड है नेगेटिव स्ट्रैंड, इसको यूज़ करके वो पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा, न्यू पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा, और इन न्यूली मेड पॉजिटिव स्ट्रैंड से वो दोबारा प्रोटीन्स बनाएगा। तो ये इन दो लाइनों में ये चीज़ बताई गई है। देन न्यूली सेंसिटाइज्ड पॉजिटिव स्ट्रैंड यूज टेम्पलेट एंड मेक प्रोटीन्स। न्यूली मेड प्रोटीन जो दो तरह के होंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया है आपको, स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। फोर्थ स्टेप जो वो असेंबली आ जाएगा। नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन और स्ट्रक्चर प्रोटीन एग्रीगेट होंगे और पॉजिटिव स्ट्रैंड और इकोजाहेड्रल सिमेट्री बन जाएगी। सॉरी, ये जस्ट पॉजिटिव स्ट्रैंड इसके अंदर है और इकोजाहेड्रल सिमेट्री बन गई और बाहर ये 3 कैप्सिड आ गए। जस्ट पॉजिटिव स्ट्रैंड है इसके अंदर। विद इन कैप्सिड द नेगेटिव स्ट्रैंड यूज एज अ टेम्पलेट और पॉजिटिव। सो ये लाइन जरा उल्ट होगी, यहाँ पे अंदर पॉजिटिव स्ट्रैंड यूज होगा और उससे नेगेटिव स्ट्रैंड बनाया जाएगा। पॉजिटिव स्ट्रैंड को यूज़ किया जाएगा और उससे नेगेटिव स्ट्रैंड बनाया जाएगा। इसके बाद एक्सोसाइटोसिस होगी। सेल अब कंप्लीटली जो है वायरस रेप्लिकेट हो गया है इस स्टेज पे देखिएगा, और वो सेल से बाहर आ जाएगा एक्सोसाइटोसिस के थ्रू और सेल लाइसिस करवा देगा। और जैसे ही वायरस सेल के बाहर आएगा तो जो सेल है इसका अपना मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एपोप्टोसिस करवा देगा। जब तक सेल वायरस सेल के अंदर होगा एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी। रीज़न क्या है, सेल के जो नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन है वो सेल को वहीं पे हाईजैक कर लेंगे। हाईजैक मतलब मैं आपको बताऊँ मॉलिक्यूलर लेवल पे ऐसे होगा कि जो BCL2 मॉलिक्यूल है, फेस लाइगेंड प्रोटीन है, इनको वो इनहिबिट कर देंगे। ये दोनों जो मॉलिक्यूल है ये एपोप्टोसिस में यूज़ होते हैं। सेल इनको यूज़ करता है एक्टिवेट करके। जैसे ही सेल से वायरस बाहर जाएगा ये दोनों मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे और एपोप्टोसिस हो जाएगी। एपोप्टोसिस ना भी हो तो सेल लाइसिस हो जाएगी जो कि वायरस के एंजाइम्स करवाएंगे। एंड लास्ट जो पॉइंट है वो 6 है, वायरीमिया हो जाएगा, जो अफेक्ट होगा हॉक जॉइंट को अफेक्ट करेगा और उसके अलावा हार्ट लिवर को भी थोड़ा बहुत वो अफेक्ट करेगा। ये ट्रोपिज्म मैं आपको बता चुका हूँ।
देन ये भी हॉक जॉइंट कोई यहाँ पे डिस्कस किया गया, ये हॉक जॉइंट होता है। ये साइनोवियल जॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूँ। क्लिनिकल साइंस क्या होंगे इस डिजीज़ में? क्लिनिकल जॉइंट स्वेलिंग होगी, और याद रखिएगा हमेशा बाइलेटरल जॉइंट स्वेलिंग होगी। जो बैक्टीरियल डिजीज़ में जॉइंट स्वेलिंग होगी वो यूनिलेटरल होती है 90+ केसेस में। टेंडन थिकन हो जाएंगे सॉरी, टेंडन्स क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये जो ग्रीन कलर से मार्क किए ना, ये वाले ये टेंडन्स हैं, ये थिकेंड हो जाएंगे, यानी कि ये थिक हो जाएंगे। और इसकी वजह से क्या, ये थिक हो जाएंगे और टाइट हो जाएंगे। टाइट होने की वजह से बर्ड की जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी और बर्ड सिट डाउन हो जाएगा। जब बर्ड बैठ जाएगा तो वो उसका जो फीड इनटेक है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, मतलब बर्ड खा पी नहीं पाएगा और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी। इसके अलावा ग्रीनिश स्किन हॉक जॉइंट पे जो होगी वो ड्यू टू ब्लड एक्यूमुलेशन की वजह से होगी। जैसे मैं अभी बताता हूँ ब्लड एक्यूमुलेशन क्यों होगी, वो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये साइनोवियल सेल्स हैं। इन सेल्स के अंदर वायरस ने रेप्लिकेट की है। अब जब ये फॉर एग्जांपल वायरस है, इसने आके इसको डैमेज किया है, तो यहाँ से डिफरेंट साइटोकाइनिन्स रिलीज होंगे। साइटोकाइनिन रिलीज हुए। इसके अलावा आपको पता है ये एंटीमा लेयर है, इसके बाद सब एंटीमा लेयर है जिसमें मैक्रोफेजेस हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, ये सब एंटीमा मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स हैं, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। और इसके अलावा मास्ट सेल भी मौजूद होते हैं ऑलमोस्ट तकरीबन हर जगह। इसके अलावा एपिथेलियल लाइनिंग में काफ़ी ज़्यादा मास्ट सेल होते हैं, वो भी एक्टिवेट हो जाएंगे। और वो भी क्या करेंगे, यानी ये WBC जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ये भी साइटोकाइनिन्स रिलीज करवाएंगे। इन साइटोकाइनिन्स के रिलीज होने के बाद ये साइटोकिन एक्ट करेंगे इन सेल्स पे और इन सेल्स को कंस्ट्रिक्ट करवा देंगे। मतलब ये लेयर है तो ये सेल इस तरह, मैं वही कलर यूज़ कर लेता हूँ, मतलब ये नॉर्मली सेल से इस तरह इन्फेक्ट होने के बाद वो कुछ इस तरह के हो जाएंगे, मतलब इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा हो जाएगी। इन स्पेस आपको पता है इसी की जो एंटीमा लेयर है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी थी, मैंने ये वाली ये ब्लड वेसल्स, इनमें क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड पता है आपको, प्लाज्मा होता है, डिफरेंट सेल्स होते हैं। प्लाज्मा जो है वो ऊज आउट हो जाएगा और इसके साथ ब्लड भी, रेड ब्लड सेल्स भी बाहर आ जाएंगे टिश्यू स्पेस में। टिश्यू स्पेस में जब ब्लड सेल्स आ जाएंगे और ये ग्रीनिश डिस्कलरेशन जो होगी ना, ये ग्रीनिश से ब्लूश होगी, ग्रीन टू ब्लू कलर की ये डिस्कलरेशन होगी, वो आपको इस वजह से नज़र आएंगी। इसके बाद टो वॉकिंग होगी, मतलब जो वायरल इन्फेक्टेड बर्ड होगा वो अपने फ्लेंजेस पे नहीं, डिजिट्स पे नहीं, टो पे वॉक करेगा। रीज़न क्या है वो आपको ऊपर सेकंड पॉइंट में बता दी गई है कि जो टेंडन्स हैं वो थिकन्ड हो जाएंगे और टाइटन्ड हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो टो है वो फुली जो है वो ग्रिप नहीं कर पाएंगे और वायरस जो है वो अपने टो वॉकिंग करेगा। इसका गैस्ट्रोक्रीमियस मसल मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली सिंपल कहा तो जो थाई है बर्ड का, वहाँ से ये मसल स्टार्ट होता है और इसकी जो मैं पीछे डायग्राम में आपको मज़ीद दिखा देता हूँ, यहाँ पे शायद हो डायग्राम जी, ये जो मसल है जो आपको नज़र आ रहा है ये गैस्ट्रोक्रीमियस मसल है जो कि यहाँ पे टेंडन के थ्रू अटैच है। ये टेंडन जो है ये टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से गैस्ट्रोक्रीमियस जो है वो भी उसमें भी खिंचाव आ जाएगा और बर्ड वॉक नहीं कर पाएगा। इसके अलावा सीवियर या क्रोनिक केसेस में ये जो मसल है गैस्ट्रोक्रीमियस ये भी डैमेज हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। देन लास्ट पॉइंट, साइंस जो होंगे वो शो होंगे 4 to 5 वीक पे, 4 to 5 वीक में, और मोस्टली ये ब्रेलर में होंगे। पोस्टमार्टम लीजन है आगे। पोस्टमार्टम लीजन्स में जो है ना, इन्फ्लामेशन ऑफ द हॉक जॉइंट, डिजिटल फ्लेक्सर एंड मेटाटार्सल फ्लेक्सर, मैं आपको दिखा चुका हूँ पीछे, ये जो है, ये जो मैं ब्लैक कलर से मार्क करने वाला हूँ, ये जो टेंडन है, ये जो टेंडन ये एज अ ये फ्लेक्सर है, डिजिटल फ्लेक्सर एंड मेटाटार्सल फ्लेक्सर, ये इन्वॉल्व होंगे। इसके अलावा येलिश कलर फ्लूइड होगा इसमें, जो कि बेसिकली साइनोवियल फ्लूइड होगा। येलो कलर इसलिए होगा, उसमें आरबीसी नहीं, WBC लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस वगैरह उसमें
मिक्सअप हो जाएंगे, इस वजह से उसका येलिश कलर वो फ्लूइड होगा। ब्लड भी प्रेजेंट हो सकता है जब ब्लड वेसल्स रप्चर होंगी। ब्लड वेसल्स मैं आपको ये पीछे बताया था अभी, ये ब्लड वेसल जो हैं अगर ये भी रप्चर होती हैं तो इस वजह से ब्लड जो है ऊज आउट होगा, जिसकी वजह से ये डिस्कस किया है ग्रीन या ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी। और इसके अलावा जॉइंट में जो फ्लूइड है वो प्लूरेंट भी हो सकता है। प्लूरेंट मतलब पस टाइप। और ये याद रखिएगा जो पस होगी वो हमेशा सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होगी। सेकेंडरी जो होता है स्टेफिलोकोकस या माइकोप्लाज्मा या साल्मोनेला भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो इस वजह से ये जो है पस फॉर्मेशन वहाँ पे होंगे। इसके अलावा प्रोवेंटिकुलर जो वो एनलार्ज हो जाएगा, और लिवर और लंग्स और हार्ट पे जो है लीजन प्रेजेंट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तो जो मेन पोस्टमार्टम लीजन है वो आपको दो जगह पे नजर आएंगे, एक तो प्रोवेंटिकुलस एनलार्ज हो जाएगा, दूसरा हॉग जॉइंट जो जिसको हमने बड़ी डिटेल से अभी डिस्कस किया है। प्रोवेंटिकुलस के ऊपर जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको पिट्स नज़र आते हैं। नॉर्मल हेल्दी प्रोवेंटिकुलस में पिट्स नज़र आते हैं पेपिला टाइप इस तरह के। वो जो होते हैं वो बेसिकली ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, जिसको हम क्योलिन लेयर कह देते हैं। क्योलिन लेयर नज़र आपको नज़र आती है और वो डैमेज नहीं होगी। यूजुअली वो एडेनोवायरस में डैमेज होती है, तो इसमें वो डैमेज नहीं होगी। लेकिन जो प्रिवेंटिव वो एनलार्ज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, जिसकी वजह से एक तो ये इम्पोर्टेंट है इसमें प्रिवेंटिव एनलार्जमेंट, जबकि एडेनोवायरस में भी प्रिवेंटिव एनलार्जमेंट होगी, लेकिन उसमें आपको वो जो है ये जो पिट्स होते हैं यहाँ पे हेमरेजेस नज़र आएंगे। ये जो पिट्स हैं यहाँ पे हेमरेज या इरोजन नज़र आएगी, ब्लैक स्पॉट नज़र आएंगे प्रोवेंटिकुलस में। जबकि एनडी में देखा जाएगा तो वहाँ पे आपको पिन पॉइंट हेमरेजेस नज़र आएंगे। और इसके अलावा और भी बेशुमार एनडी में साइन सिम्टम्स होते हैं, जैसे सीकल टॉन्सिल्स वगैरह। ओडिमा हो जाएगा, टेंडन जो है ना, ओडिमा ऑफ टेंडन हो जाएगा। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया, बेसिकली हाइपरट्रॉफी क्या होती है, सपोज एक सेल है, ये नॉर्मल सेल है, अगर इसका साइज बड़ा हो गया तो ये हाइपरट्रॉफी है। ये एक सेल है, अगर ये नंबर इंक्रीज करने लग गया तो ये हाइपरप्लेजिया है। अब ये हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया क्यों होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब एक नॉर्मल ये सेल है, ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो इसकी इसमें जो माइटो आपको पता है सेल के अंदर माइटो डिफरेंट तादाद में डिफरेंट सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगर मैं लिवर सेल्स की बात करूँ तो उनमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उन सेल में, बिकॉज वहाँ पे ग्लूकोनियोजेंसिस, बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस वगैरह होती है, यानी वहाँ पे एनर्जी एक्सपेंडिचर काफ़ी हो रहा होता है। इसी तरह डिफरेंट सेल में डिफरेंट तादाद होती है ऑर्गेनेलिज की। तो ये सपोज एक नॉर्मल सेल है, साइनोवियोसाइट का नॉर्मल सेल है। वायरस आएगा तो वायरस जो है एक अच्छा खासा स्ट्रेस उस पर डालेगा सेल पे, जिसकी वजह से अब आपको पता है वायरस आया है, मैंने आपको पीछे बताया था कि उसका आरएनए जो है वो साइटोप्लाज्म में आ रहा है। साइटोप्लाज्म में वो खुद को ट्रांसलेट करेगा, डिफरेंट प्रोटीन्स बनाएगा। प्रोटीन जो है वो कैसे बनते हैं वो बता देता हूँ। प्रोटीन जो है वो बनने के बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जाते हैं गोल्गी अपैरेटस में। गोल्गी अपैरेटस में जाने के बाद वो वेसिकल से बनते हैं और उनकी प्रॉपर शेप मेंटेन होती है, देन वो साइटोप्लाज्म में आते हैं। साइटोप्लाज्म के बाद वो असेंबल हो जाएगा वायरस। तो ये स्टोरी थी। बताने का मकसद ये है, जब रेप्लिकेशन हो जाएगी तो सेल के अंदर गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है, गोल्जी बॉडीज़ वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और भी होंगी वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि सेल को एनर्जी रिक्वायर होती है इस दौरान। तो इन दोनों की वजह से सेल जो है वो स्वेल हो जाएगा, जिसको हम हाइपरट्रॉफी कह देते हैं। इसी तरह जब आपको बताया वायरस आया है, उसने आके सेल को इन्फेक्ट किया, तो डिफरेंट मीडिएटर्स आए हैं जिनमें साइटोकाइनिन्स वगैरह होते हैं। साइटोकाइनिन्स जो हैं वो जाके जो सेल है वो इस पे भी एक्ट करते हैं, और इसके जो नेबलिंग सेल्स हैं उन पे भी एक्ट करते हैं। और ये जो सिग्नलिंग पाथवे होते हैं, कुछ साइटोकाइनिन जीपीसीआर रिसेप्टर्स यानी जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, कुछ जो जैक स्टैट पाथवे को फॉलो करते हैं, कुछ जो है वो अगर वाइट ब्लड सेल वो टोल लाइक रिसेप्टर्स वगैरह को फॉलो करते हैं। तो वो जाके सेल जो है ना उनकी तादाद को इंक्रीज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। मतलब सेल जो है वो अब नॉर्मली ग्रो करना स्टार्ट होते हैं, इस तरह के कुछ इमेज वगैरह क्रिएट होती है। तो देन जो है वो साइनोवियल इनफिल्ट्रेशन होती है। मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, जब मैंने डिस्कस किया था, ये सेल है,
साथ में जुड़े होते हैं, लेकिन साइटोकाइनेंस की वजह से ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे, इनमें ज़रा फासला हो जाएगा, तो यहाँ से प्लाज्मा जो है वो ऊज आउट हो जाएगा। उसमें ब्लड सेल्स भी होंगे। ब्लड सेल आपको पता है प्लाज्मा के अंदर ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, और ये जो हेट्रोफिल्स हैं बेसिकली ये न्यूट्रोफिल्स हैं। मैमल्स में हम न्यूट्रोफिल्स को न्यूट्रोफिल्स कहते हैं, लेकिन बर्ड्स में न्यूट्रोफिल्स को हम हेट्रोफिल्स कहते हैं। और जो लिम्फोसाइट्स हैं इनमें बी सेल, टी सेल्स होंगे, प्लाज्मा सेल्स होंगे वहाँ पे। ये वही हॉक जॉइंट की इमेज है जो पीछे बताया गया, फैट सेल, ब्लड वेसल वगैरह। देन ये पोस्टमॉर्टम लीजन, ये जो इमेज है इसमें आप ये देखें डिस्कलरेशन आपको क्लियरली नज़र आ रही होगी, और स्वेलिंग भी आपको नज़र आ रही होगी जॉइंट्स के ऊपर। देन ये जॉइंट्स को उन्होंने कट करके बताया हुआ, ये जो गैस्ट्रोक्रीमियस मसल है यहाँ पे स्वेलिंग और ब्लूइश डिस्कलरेशन है, और ये हेमरेजिक जॉइंट है। देन ये स्किन को रिमूव करके दिखाया हुआ है, तो ये भी आपको हेमरेजेस नज़र आ रहे होंगे। और ये जो है टेंडन्स हैं ये ओडिमेटिक है, और ये आगे एक इमेज आएगी उसमें आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये टाइट हो गए हैं टेंडन्स, जिसकी वजह से वो बर्ड जो है वो मूव नहीं कर पाएगा और टो वॉकिंग करेगा, यानी अपने नॉर्मल फ्लेंजेस पे वॉक नहीं करेगा, टो वॉकिंग करेगा। यानी सिंपली को तो अगर आप चल रहे हो ना पाँव को, नॉर्मली पैर को, पाँव को आप पीछे की तरफ मोड़ के चलने की कोशिश करो तो उसे टो वॉकिंग कहेंगे। देन डायग्नोज आ गया। डायग्नोज जो होगा इसके टिपिकल जॉइंट साइंस होंगे वो डायग्नोज हम कर सकते हैं इजीली। वायरल इन्फेक्शन में रियो वायरल इन्फेक्शन बायलेटरली जॉइंट स्वेलिंग होगी, जॉइंट डैमेज होगा, जबकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूनिलेटरल होगा। इसके बाद अलाइजा टेस्ट किट्स मौजूद हैं। इसके अलावा रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट पीसीआर यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मौजूद है। डिफरेंशियल डायग्नोज हमने माइकोप्लाज्मा से करना है, स्टेफिलो से करना है, साल्मोनेला से करना है। साल्मोनेला में आपको पता है और भी डिफरेंट आपको नज़र आएंगे, क्लिनिकल साइंस भी डिफरेंट होंगे, और आपको पोस्टमार्टम रीजन भी डिफरेंट नजर आएंगे। इसके अलावा अर्ली चिक मोर्टेलिटी में भी साल्मोनेला इन्वॉल्व होता है, स्टेफिलोकोकस भी इन्वॉल्व होता है, इकोलाई वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। साल्मोनेला में आपको एब्डोमिनल फैट, ओवरी पे लीजन, इसके अलावा कार्डियोपैथी, और सबसे इम्पोर्टेंट ब्रोंज लीवर जो कैरेक्टरिस्टिक साइन है साल्मोनेला के, वो भी आपको नज़र आएगा। इसके अलावा साल्मोनेला डिफरेंट एजेस पे डिफरेंट तरह अफेक्ट करता है बर्ड को। इसके अलावा साल्मोनेला के स्ट्रेन डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल साल्मोनेला प्लोरम जो है वो यूजली यंग चिक्स को अफेक्ट करता है, लेकिन अगर अदर बर्ड्स की बात है, पिजन की बात करें तो वो साल्मोनेला प्लोरम अडल्ट को भी अफेक्ट करता है और यंग पिजन को भी अफेक्ट करता है। माइकोप्लाज्मा जो होता है ये क्रोनिकली इफेक्ट करता है, और ये मिक्स्ड इन्फेक्शन होती है इसमें। उसका टिपिकल साइन अगर मैं बताऊँ तो एयर सैकुलाइटिस आपको मिलेगी, मतलब जो एयर सैक्स हैं वहाँ पे एक झिल्ली सी आपको नज़र आएगी वाइटिश कलर की, और समटाइम्स ब्लू येलोइश कलर की भी, जो कि फिब्रोप्लुरेंट हो सकती है, फिब्रिनस टाइप की होगी। स्टेफिलोकोकस जो है नॉर्मली स्किन के ऊपर पाया जाता है, ये नॉर्मल हैबिटेंट है ये। तो इसमें जो जॉइंट स्वेलिंग होगी, मतलब ये जितने भी साल्मोनेला, स्टेफिलोकोकस, माइकोप्लाज्मा, इसमें यूनिलेटरल स्वेलिंग होगी, लेकिन स्वेलिंग होगी, डैमेज होगी, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है इसमें बाइलेटरल हो सकती है, लेकिन वो क्रोनिकली होगी और हमेशा वो मिक्स्ड इन्फेक्शन होगी। माइकोप्लाज्मा साइनोवियाई जो कि यकीनन नाम आपने रीड आउट किया होगा। इसके अलावा डिजेनरेटिव डिजीज है, सिंड्रोम है। माइकोप्लाज्मा बताता चलूँ, आप इसको उसकी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी भी डिफरेंशियल डायग्नोस कर सकते हैं। रियो वायरस में ज़रा मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉरी मॉर्बिडिटी ज़्यादा होती है, मतलब उसका फैलाव जल्दी होता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। जगह माइकोप्लाज्मा जो है ये बैक्टीरिया है, तो इसमें जो मॉर्बिडिटी है वो ज़रा स्लो होती है, यानी कि इसका फैलाव ज़रा कम होता है। इसके अलावा डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ है। डिजेनरेटिव जॉइंट डिजीज़ में क्या होगा, ऑटोइम्यून रिमोटेड आर्थराइटिस या आर्थराइटिस होगा सिंपल। इसको हम वेरी इजीली डिफरेंशिएट डायग्नोस करते हैं। जो ऑटोइम्यून डिजीज़ होगी ना वो पूरे पूरे फ्लॉक के अंदर नहीं होगी, वो सिर्फ एक आधे बर्ड में होगी, एक या दो बर्ड में। जबकि रियो वायरल इन्फेक्शन जो वायरल इन्फेक्शन है और इसकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है, ये फ्लॉक को आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ऑटोइम्यून डिजीज़ जो है वो एक आधे बर्ड में होगी, तो ईजिली हम इसको डायग्नोस कर लेंगे, मतलब उसमें मोर्टेलिटी कम होगी या एक आधी मोर्टेलिटी होगी ऑटोइम्यून डिजीज़ में। इसके अलावा न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, विटामिन D3 एंड कैल्शियम फास्फोरेट डेफिशिएंसी, ये भी आपको होता है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स जैसी डिजीज़ काज करती हैं, लेकिन उसमें टेंडन्स या जॉइंट हेमरेजेस, यहाँ पे ब्लू कलर डिस्कलरेशन जो कि पीछे डिस्कस करके हैं वैसा कुछ नहीं होगा। जस्ट सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स होगा, बोन्स जो होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे समटाइम्स। देन प्रोसिस
कोलिन डेफिशिएंसी की वजह से। कोलिन जो है बेसिकली ये विटामिन B4 को भी कहते हैं। वैसे तो ये अगर आप इसको देखेंगे तो बुक्स में अमाइनो एसिड भी इसको लिखा जाता है, लेकिन कई बुक्स में इसको विटामिन B4 भी लिखा गया है। तो प्रोसेस क्या होता है इसमें, जो टेंडन्स है ना वो स्लिप आउट हो जाएंगे, टेंडन स्लिपिंग हो जाती है उनकी, लेकिन उस इसको हम बड़े इजीली डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। नो डाउट ये भी फ्लॉक में डेफिशिएंसी है, तो एक बर्ड को नहीं ज़्यादा बर्ड को होगी, लेकिन इसमें कोई भी हेमरेजिक या ब्लू या ग्रीनिश कलर डिस्कलरेशन नहीं नज़र आई, यानी कि जॉइंट्स में ब्लड नहीं आपको मिलेगा, पस नहीं मिलेगी, वो ना एक्सुडेट मिलेगा, जस्ट टेंडन स्लिपिंग आपको नज़र आएगी। सॉरी। देन ये जो रियो वायरस इन्फेक्शन है, ये मिक्स्ड इन्फेक्शन भी हो सकती है, कंबाइन भी हो सकती है। नॉर्मली आईबी के साथ होगी, माइकोप्लाज्मा के साथ होगी, और एमडी के साथ ये हो सकती है। इसके अलावा ई टेनेला, ये टमेला लिखा हुआ है, सॉरी ये ई टेनेला है, ई टेनेला है या ई मैक्सिमा। टेनेला मतलब एमेरिया टेनेला या एमेरिया मैक्सिमा। ये जो बेसिक स्पीशीज है कोक्सीडिया की, कोक्सीडोसिस जो है प्रोटोजोआ उसकी ये स्पीशीज़ हैं, और इनमें बड़ा टिपिकल लीजन आपको मिल जाएंगे। अगर ई टेनेला है तो आपको सीकल जो है वो सीका जो वो ब्लडी मिलेगी, हेमरेजिक मिलेगी। जो ई मैक्सिम है इसमें बेसिकली हेमरेजेस नहीं होते, और ये 1/3 ऑफ इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है, जबकि ई टेनेला जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट जो सीका है उनको इन्फेक्ट करता है, और इसमें हेमरेजेस होंगे और ब्लड होगा। जबकि ई मैक्सिमम में जस्ट एक्सुडेट टाइप आपको मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, एक्सुडेट मिलेगा आपको। तो ये उनके साथ जो है रियो वायरल इन्फेक्शन जो है मिक्स्ड हो सकती है या उनके साथ आ सकती है। एमडी जो वायरस है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो इसकी वैक्सीन जब की जाती है ना, तो जो एमडी यानी मैक्स डिजीज़ के साथ इसकी वैक्सीन बिल्कुल भी नहीं की जाती। रीज़न क्या है, क्योंकि रियो वायरस के साथ एमडी की आउटब्रेक के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन आगे प्रिवेंशन में बायोसिक्योरिटी है, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, ये ऑलरेडी आपको पता है। जो वायरस है ये रेजिस्टेंट होता है लो पीएच पे, यानी ये 3 to 9 पीएच के में सर्वाइव कर सकता है। इसके अलावा ये ईथर, क्लोरोफॉर्म और अदर लिपिड डिटर्जेंट उनके अगेंस्ट भी होता है, रेजिस्टेंट होता है, इनएक्टिवेट होता है 56 सेंटीग्रेड पर अगर 1 घंटे के लिए इसको रखा जाए। इसके अलावा ये जो डिटर्जेंट है, ये वाले डिटर्जेंट इफेक्टिव होते हैं। आयनिक डिटर्जेंट, स्पेशली कीटानिक डिटर्जेंट जो है ये बहुत इफेक्टिव होते हैं इसके अगेंस्ट। वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल है। लाइव वैक्सीन जो है स्ट्रेन S1133 एंड किल वैक्सीन जो है वो 2177703 एंड 2408, ये स्ट्रेन जो है किल्ड वैक्सीन में यूज़ की है, लाइव वैक्सीन में S133। फिर बता रहा हूँ कि इसकी जो लाइव वैक्सीन है वो कभी भी एमडी के साथ नहीं की जाती, अदरवाइज़ एमडी की आउटब्रेक के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये जो वायरस है, ये वायरस इसको कहीं ना कहीं तो हम कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल का मैं बड़ा इफेक्टिव तरीका आपको बताऊंगा ट्रीटमेंट में, लेकिन एमडी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इम्यूनोजेनिसिटी, ये जो वायरस है ये इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करता है, इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी भी होती है और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी भी होती है। ह्यूमरल इम्यूनिटी कैसी होगी, वायरस ये सेल है, ये वायरस है, ये इसके अंदर आएगा, डिफरेंट साइटोकाइनिन्स रिलीज होंगे तो वो इन्फ्लामेशन करवाएंगे। इन्फ्लामेशन के बाद के अलावा भी मैंने आपको बताया था ये इसके सब इंटीमा लेयर है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। सब इंटीमा लेयर, यहाँ पे लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट बेसिकली क्या है, लिम्फोसाइट्स में आपको होता है टी सेल्स और बी सेल्स हैं। ये जो बी सेल्स हैं ये प्लाज्मा सेल्स में डिफ्रेंशिएट होते हैं। डिफ्रेंशिएट क्यों होंगे, क्योंकि में इन्फ्लामेशन हुई है, इन्फ्लामेशन के साइटोकाइन्स रिलीज हुए, साइटोकाइन जाके अफेक्ट करेंगे बी सेल्स को, बी सेल्स कन्वर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा सेल्स में, प्लाज्मा सेल्स रिलीज करेंगे एंटीबॉडीज़। प्लाज्मा एंटीबॉडीज़ जो है वो जाके वायरस की सरफेस पे अटैच हो जाएंगे और वायरस को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मैं आपको डायग्राम बताता हूँ वो न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे वायरस को। ओह माय गॉड, सपोज ये वायरस है, ये उसका प्रोटीन है जिसे हम सिग्मा 1 कहते हैं, इसने जाके सेल के साथ अटैच होना है। तो साइटोकाइनिन्स ने जाके बी सेल्स को एक्टिवेट किया और प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। प्लाज्मा सेल ने रिलीज की एंटीबॉडीज़ जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगी, और जो वायरस की जो डोमेन्स हैं वो सेल के साथ अटैच नहीं हो पाएंगे, सैलिक एसिड के साथ अटैचमेंट नहीं हो पाएगी और वायरस से न्यूट्रलाइज हो जाएगा।
अब ये जो वायरस के अंदर एंटीबॉडी अटैच हो गई है, अब जो मैक्रोफेजेस हैं वो आएंगे। मैक्रोफेजेस को इससे भी शो किया जाता है, ये पता नहीं पाई है या क्या साइन है, मैथ में हम यूज़ किया करते थे, थीटा आई थिंक। तो मैक्रोफेजेस आएंगे, इसको मैक्रोफेज को इनसे डोनेट किया जाता है, मैक्रोफेज आके इसको इंगल्फ कर लेंगे। बिकॉज ये एंटीबॉडीज़ होगी, तो एंटीबॉडीज़ मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ। ये एंटीबॉडीज़ हैं, एंटीबॉडीज़ अटैच होने के बाद यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आएंगे। जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन यहाँ पे ऑप्सोनाइजेशन करवाएंगे, जैसे सब CD4 आके बाइंड होगा, CD4 जो है, उसके बाद CD1 CD2 3 एंड 5 6 7 एंड ऑप्सोनाइजेशन वगैरह हो जाएगी। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी ऐसे होगी इसमें। अब आ जाता है सेल मीडिएट इम्यूनिटी। इसको मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू कोशिश करता हूँ। सेल मीडिएट इम्यूनिटी कैसे होगी इसमें। अब ये फॉर सपोज ये वायरस है, मैक्रोफेजेस ने इसको इनगल्फ कर लिया है। मैक्रोफेजेस में और कलर में बना देता हूँ आपको। ये ग्रीन कलर में मैक्रोफेजेस ने इसको इनगल्फ कर लिया, इसको तोड़ फोड़ दिया। मैक्रोफेजेस में डिफरेंट तरह के एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीजेज, RNA DNA वगैरह होते हैं, लेकिन उनकी pH लो नहीं होती जिस तरह लाइसोसोम में लो होती है। तो मैक्रोफेजेस के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ये रिसेप्टर, इनको MHC2 रिसेप्टर कहते हैं। जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं उनके ऊपर MHC2 मॉलिक्यूल यानी कि रिसेप्टर्स होंगे। बाकी जितने भी बॉडी में न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके ऊपर MHC1 मॉलिक्यूल होगा यानी कि रिसेप्टर होंगे। और ये जो MHC2 रिसेप्टर है ना, ये जस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे होंगे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से हैं? मैक्रोफेजेस हैं, बी सेल्स हैं, और इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स हैं। ये तीनों जस्ट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हैं, मतलब ये एंटीजन को अपने अंदर इनगल्फ करेंगे और उनको तोड़ फोड़ने के बाद एक छोटा सा एंटीजन जो है ना, उनका पार्टिकल जो उनकी एंटीजेनिक या एंटीजेनिक इम्यूनोजेनिक जो डोमेन है। अब इम्यूनोजेनिक डोमेन कहते हैं, फॉर ये वायरस है, इसके दो डोमेन है, ये एंटीजेनिक डोमेन है, ये इम्यूनोजेनिक डोमेन है। मतलब ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, ये पैथोजेनेसिस करेगा, यानी डिजीज काज करवाएगा। तो मैक्रोफेजेस क्या करेगा, उसकी इम्यूनोजेनिक डोमेन जो है ये ब्लैक कलर में, वो यहाँ पे उसको सजा देगा, उसको प्रेजेंट करेगा। इस वजह से इनको एंटीजन मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कहते हैं। प्रेजेंट करेगा, किसको प्रेजेंट करेगा? वो प्रेजेंट करेगा टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स को। ये टी हेल्पर टाइप 2 सेल्स आ गए। इनके ऊपर दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, इनके ऊपर दो तरह, एक होते हैं ये जो ग्रीन कलर में TCR कहते हैं, यानी टी सेल रिसेप्टर कहते हैं। इसके अलावा इनके साथ एक और डोमेन अटैच होती है, ये ब्लू कलर वाली, इसको हम CD4 रिसेप्टर कहते हैं। CD4 रिसेप्टर कहते हैं। जब मैक्रोफेजेस प्रेजेंट करते हैं टी सेल्स को एंटीजन, तो वो यहाँ पे एक एंजाइमेटिक कास्केड स्टार्ट होती है, जो कि साइटोकाइनिन इंटरल्यूकिन 2 रिलीज़ करवाती है। इंटरल्यूकिन 2 ये अटैच हुआ है, इसके सिग्नल गया न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस इंटरल्यूकिन 2 यहाँ पे अपने खुद सरफेस पे भी बाइंड होगा। इसके अलावा वो जाके मैक्रोफेजेस को भी जाके फीडबैक देगा, पॉजिटिव फीडबैक। देन मैक्रोफेजेस का एक और रिसेप्टर वो आके इन CD4 के साथ बाइंड होगा। इस तरह ये फुली कनेक्टेड हो जाएगा TH2 के साथ। देन डिफरेंट साइटोकाइनेज रिलीज होंगे, जैसे कि इंटरल्यूकिन, साइटोकाइनेज की टाइप है बेसिकली इंटरल्यूकिन भी। इंटरल्यूकिन 2 जो है वो ऑटोकाइड की तरह एक्टिव है। इसके अलावा इंटरल्यूकिन 4 रिलीज होगा, इंटरल्यूकिन 5 रिलीज होगा। ये जाके जो है इंटरल्यूकिन 4 एंड 5 बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। बी सेल्स जो हैं वो क्लोनल एक्सपेंशन होगी उनकी। क्लोनल एक्सपेंशन मतलब बी सेल जो है वो बहुत से बी सेल में कन्वर्ट होंगे। देन बी सेल जो है कन्वर्ट होने के बाद जो बी सेल है बहुत से बी सेल में कन्वर्ट हो गए। बी सेल आपको पता है वो ये प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगे, और प्लाज्मा सेल्स आपको पता है एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करवाएंगी। एंटीबॉडीज़ मैंने आपको बताया था ये क्या करेंगे, जाके सेल की सरफेस पे बाइंड हो जाएंगी, उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, और यहाँ पे कम्प्लीमेंट प्रोटीन आएंगे जो कि अटैच हो जाएंगे
ऑप्सोनाइजेशन करवाएंगे और यहाँ पे दोबारा मैक्रोफेजेस को इनको इनगल्फ कर लेंगे। तो इस तरह सेल मीडिएट इम्यूनिटी इस वायरस की वजह से होती है। बाकी ये स्लाइड में लिख दिया गया है एरोस के थ्रू। जो है स्लाइड में इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इस स्लाइड में जो थोड़ी सी गलती थी वो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ। पीछे गलती थी यहाँ पे, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये जो पॉजिटिव ये वाला पॉइंट जो है, मैं वैसे इसको खुद ही करेक्ट कर दूंगा। ये वाला पॉइंट जो है, ये पॉजिटिव स्ट्रैंड को यूज़ नहीं करेगा, ये नेगेटिव स्ट्रैंड को यूज़ करेगा और पॉजिटिव स्ट्रैंड बनाएगा। खैर इसको मैं करेक्ट कर दूंगा इंशाल्लाह। देन मिक्स इन्फेक्शन होगी, इम्यूनोजेंसिटी भी होगी इसकी। अब नेक्स्ट आ जाता है ये इमेज है, यानी कि ये जो कैसे यानी कि इम्यूनोजेंसिटी करेक्ट करता है। वायरस, बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल, सेलुलर रिस्पॉन्स, आगे ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ये वही बातें जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ये बी सेल एक्टिविटी में उन्होंने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की हैं जो जाके वायरस के साथ अटैच हो गई हैं और मैक्रोफेजेस ने आके इनगल्फ कर लिया है। इधर टी सेल कन्वर्ट हुए हैं, क्लोनल एक्सपेंशन में टी सेल जो है टी हेल्पर टाइप 2 सेल में कन्वर्ट हुए हैं। और देन उन्होंने ये साइटोकाइनिन रिलीज़ करवाए हैं। ये देखें, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, मैक्रोफेजेस प्रेजेंट कर रहा है उसको टी सेल को एंटीजन। ये जो छोटा सा डॉट है ये एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट आ गया ट्रीटमेंट। बुक्स में लिखा जाता है इसकी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी वायरल डिजीज़ हो तो यही यूजुअली लिखा जाता है। लेकिन इसकी जो ट्रीटमेंट है, हम इस वायरस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम एसिडिक बफर या न्यूट्रल बफर दें, जैसे अमोनियम क्लोराइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अब क्या करेंगे, ये जाएंगे वायरस के डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद ये जाएंगे ब्लड में और तकरीबन बॉडी के हर सेल्स में पहुंचेंगे। अब आपको पता है वायरस जो है वो हॉक जॉइंट के जो साइनोवियल सेल है वहाँ पे रेप्लिकेट कर रहा है। और मैंने आपको पीछे बड़ी डिटेल में बताया कि जो वायरस है इसको अनकोड करने के लिए, मतलब जो आउटर अपना जीनोम जो है वो सेल में रिलीज़ करने के लिए इसकी 3 कैप्सिड है ना, इसके बाहर वाले कैप्सिड को टूटना होता है जो कि लो पीएच पे टूटते हैं। और लो पीएच कब होती है, जब लाइसोसोम्स के अंदर पीएच डिक्रीज़ हो जाती है। तो ये जो बेसिक साल्ट हैं, ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये अंदर लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर पीएच डिक्रीज़ है, पीएच कम है प्रोटॉन आयंस की वजह से। जो बेसिक साल्ट है ये सेल के जाएगा, सेल में डिफ्यूज़ आउट होगा और डिफ्यूज़ आउट होने के बाद ये ऑर्गेनेलिज में डिफ्यूज़ आउट होगा और इसकी पीएच जो है इसकी जो पीएच जो है उसको वो इंक्रीज़ कर देगा, ये साल्ट जो है। इस वजह से जब पीएच इंक्रीज़ होगी तो वायरस की जो अनकोटिंग है ना, अनकोटिंग वो इनहिबिट हो जाएगी और वायरस खुद को अनकोट नहीं कर पाएगा। जब अनकोटिंग नहीं होगी तो वायरस रेप्लिकेशन नहीं होगी और वायरस जो है वो डिजीज़ काज नहीं कर पाएगा। और जो अब रेप्लिकेशन नहीं होगी, इन्फेक्टेड सेल जो है ना वो वायरस को जो हो गए इसके इम्यून सेल्स जो हैं वो आके वायरस को इनगल्फ कर लेंगे। एक तो वो इंगल्फ होंगे, दूसरा जब वायरस रेप्लिकेट नहीं करेगा, वो पता है आपको, सेल को हाईजैक नहीं कर पाएगा। और सेल को हाईजैक वो तभी करता है जब वो लो पीएच पे अनकोट होने के बाद अपना जीनोम साइटोप्लाज्म में रिलीज़ करता है। साइटोप्लाज्म में रिलीज़ होने के बाद जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो जाके आपको पता है एपोप्टोसिस के जो प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। लेकिन अभी सेल लाइसोसोम के अंदर ही है और लाइसोसोम की पीएच ज़्यादा है, जिसकी वजह से वायरस अनकोट नहीं हो सका। अनकोट नहीं हुआ तो साइटोप्लाज्म में उसका आरएनए नहीं आया, आरएनए साइटोप्लाज्म में नहीं आया, मतलब सेल जो है वो हाईजैक नहीं हुआ। तो सेल एपोप्टोसिस शुरू कर देगा और सेल सुसाइड कर लेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। इसकी वजह से साथ ही वायरस भी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा और वहाँ पे इसको इम्यून सेल्स जो हैं वो इनगल्फ कर लेंगे। और इम्यून सेल जैसे मैक्रोफेजेस, एंटी प्रेजेंटिंग सेल्स जो हैं वो जाकर टी सेल्स के पास ले जाएंगे। टी सेल्स बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाएगी और डिजीज़ वहीं की वहीं कंट्रोल आउट हो जाएगी, सिर्फ इस एसिडिक बफर यूज़ करने से या न्यूट्रल बफर यूज़ करने के, जिसकी एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। और इसका रेफरेंस आपको वायरोलॉजी की बुक से में मिलेगा, कहीं भी किसी भी पोल्ट्री पैथोलॉजी की बुक में, कोई भी बुक लेने उसमें आपको इसका जिक्र नहीं मिलेगा, लेकिन वायरोलॉजी की बुक में इसका बड़ा डिटेल मैकेनिज्म मौजूद है। फैनस वेटनी वायरोलॉजी की बुक में उसका लेटेस्ट एडिशन आया है, 6th एडिशन है उसमें। देन हम एंटीबायोटिक जो है वो हमें प्रोफिलैक्टिक यूज़ करने पड़ते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन और टेट्रासाइक्लिन हमने
कभी भी जो एनोरेक्सिक बर्ड है उसमें यूज़ नहीं करनी होती। उसकी रीज़न क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बर्ड का ब्रेन है, ये कितना अजीब ब्रेन बना है। ये उसका मेडुला है, ये पोन्स है, और ये मिड ब्रेन है, ये वाला हिस्सा जो है। मिड ब्रेन के ऊपर थैलेमाई मौजूद होते हैं, यानी थैलेमस। थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस मौजूद होता है। हाइपोथैलेमस के साथ पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। यहाँ पे मेमोरी बॉडीज होती हैं, और यहाँ पे पीछे पाइनल ग्लैंड होता है। अगर इस हाइपोथैलेमस को मैं बाहर ड्रा करूँ तो ये इस तरह का कुछ होगा। हाइपोथैलेमस के सेंटर में न्यूक्लियस, डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं। इसके जो पैरामीडियल यानी कि यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे हंगर सेंटर होता है। हंगर सेंटर को मैं एच से लिख देता हूँ, एच सी। और इसके और अगर हम लेटरली मूव करें तो यहाँ पे स्टेटरी सेंटर होता है। स्टेटरी सेंटर को मैं एस सी से ज़ाहिर करता हूँ। बेसिकली स्टेटरी क्या होता है? जब भी हम खाना खाते हैं, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन हो जाता है, तो हमें खाना खाने को दिल नहीं करता। मतलब हम कहते हैं कि हम बिल्कुल फिलअप हो गए हैं, तो हमारा स्टेटरी सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, और हंगर सेंटर जो है वो स्ट्रेस्ड हो जाता है। मतलब वो स्टेटरी सेंटर को डिफरेंट पेप्टाइड्स आते हैं, जैसे वाई पेप्टाइड वगैरह आके, जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होते हैं, वो आके एक्टिवेट करते हैं। अब जो डॉक्सीसाइक्लिन या टेट्रासाइक्लिन, ये क्या करते हैं? ये एब्जॉर्ब होने के बाद ब्लड में, क्योंकि ये लिपिड सोलुबल हैं, तो ये ईजिली जो है ना, ये ब्रेन यानी कि जो ब्लड बैरियर है उसको क्रॉस करती हैं, और ईजिली ये वहाँ तक पहुँच जाती हैं। ये आके स्टेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती हैं, और हंगर सेंटर को डिप्रेस कर देती हैं। जब बर्ड की हंगर सेंटर को डिप्रेस करती हैं तो बर्ड को भूख नहीं लगती, और बर्ड जो है वो ऑलरेडी चल भी नहीं सकता, बिकॉज टेंडन जो है वो टाइट हो गए हैं। तो बर्ड जो है वो एनोरेक्सिया की वजह से मर सकता है। इसलिए एंड ये जो टेट्रासाइक्लिन, ये कभी भी एनोरेक्सिक, चाहे वो मैमल है चाहे वो बर्ड है, उसमें हम यूज़ नहीं करते। बाकी एक अगर जो बर्ड है उसमें इन्फेक्शन हो गई माइकोप्लाज्मा की, तो माइकोप्लाज्मा के अगेंस्ट अक्सर वेटनेरियन प्रेफर करते हैं डॉक्सीसाइक्लिन। हमारे पास अल्टरनेटिव भी है, अगर माइकोप्लाज्मा आ जाए रियोवाइरस के साथ, तो हमारे पास अल्टरनेटिव टाइलोसिन मौजूद है। वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसके अगेंस्ट माइकोप्लाज्मा के। बट खैर वो एक एक्सेप्शन कंडीशन हो जाती है। इसके अलावा एंटीबायोटिक यूज़ कौन सी करनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे पास अमोक्सिसिलिन है, क्लिंडामाइसिन है, लिंकोमाइसिन है। ये एंटीबायोटिक हम प्रोफिलैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। डोज रेट इनकी डिफरेंट होती है। लिंकोमाइसिन ऑलमोस्ट 25 टू 30 mg पर केजी यूज़ होगा, और क्लिंडामाइसिन 25 mg पर केजी यूज़ होगा। अमोक्सिसिलिन ऑलमोस्ट 25 टू 40 mg या 50 mg पर केजी यूज़ होगा। डिफरेंट बुक में इनके डिफरेंट रेफरेंसेस हैं। देन हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़, हमने एसिड बफर यूज़ कर लिया। देन प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक यूज़ किया। देन हमने अमाइनो एसिड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स यूज़ करने हैं। अब ये यूज़ क्यों करने हैं? जब बर्ड एनोरेक्सिक हो जाएगा तो बर्ड में सिंपली, अब मैं कहूँ मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो बर्ड के अंदर जो ऑन्कोटिक प्रेशर है, ऑन्कोटिक प्रेशर को बताता हूँ, ये ब्लड वेसल है। ब्लड वेसल के अंदर ये डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, और मिनरल्स हैं, और वाइटामिन वगैरह हैं। ये ना ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन रखते हैं, मतलब ब्लड जो है वो इसके अंदर अंदर रहता है। लेकिन अगर ये जो मिनरल्स हैं या ब्लड सेल्स हैं, ये बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएं, तो इसके अंदर आप देखिएगा ये ज़रा कम हो गए हैं। तो जो आपको पता है, सिंपली अगर मैं कहूँ तो सोडियम अगर ब्लड से बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाए, तो वाटर जो है वो सोडियम को फॉलो करता है, और सोडियम को क्लोराइड भी फॉलो करता है। तो इस वजह से ब्लड के जो है ना, ब्लड वेसल के अंदर जो प्लाज्मा वो मेंटेन नहीं रहेगा, और हाइपोवोलेमिक शॉक वगैरह हो सकता है ईजिली। अमाइनो एसिड्स क्यों देने हैं? पीछे मैंने अभी आपको जब सेल मीडिएट इम्यूनिटी के बारे में बताया, या फिर ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में बताया, तो मैंने वहाँ पे जिक्र किया था कम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का, जो कि CD3, CD4, 5, 6, 7, 1, 2 वगैरह हैं। वो क्या हैं? वो बेसिकली प्रोटीन हैं जो कि लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। जब भी कोई डिज़ीज़ आती है, कोई भी पैथोजन हो, कोई भी एलर्जन हो, तो लिवर वो प्रोटीन रिलीज़ करना स्टार्ट कर देता है, जो कि बेसिकली अमाइनो एसिड से बने होते हैं। अगर बॉडी में अमाइनो एसिड मौजूद नहीं होंगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगी, यानी बॉडी के जो मसल्स में, स्केलेटल मसल के अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, और वो जाके वहाँ से लिवर उनको लेके ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन बनाएगा। इसके अलावा अदर प्रोटीन्स जो हैं वो भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको प्रिवेंट करने के लिए हम अमाइनो एसिड देंगे। इसके बाद विटामिन डी, ई और ई देंगे।
विटामिन ए जो है बेसिकली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जैसे ये जो लेयर बताई है मैंने, एंटीमा और सब एंटीमा, ये बेसिकली एपिथेलियल लेयर हैं। और जो विटामिन ए है ये एपिथेलियल सेल की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो डैमेज हो रही है इस डिजीज़ में, इसलिए हम विटामिन ए देंगे। विटामिन डी जो है ये आपको पता है, ये बोन स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसकी मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। विटामिन जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट है, आपको पता है वायरस सेल के अंदर आया है तो डिफरेंट तरह के ऑक्सीडेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं और काफ़ी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस ना सिर्फ सेल के लिए हार्मफुल है, बल्कि सराउंडिंग में जो सेल उनके लिए भी हार्मफुल है, इसलिए विटामिन ए देंगे जो एंटीऑक्सीडेंट हो। लाइसोसोम्स लाइसोसोम्स जो हैं ये बेसिकली सिक्रीशंस में मौजूद होते हैं, इनके टीयर आंसुओं में, और इसके अलावा जितनी भी बॉडी सिक्रीशन है उसमें ये सलाइवा हो गया, आंसू हो गए, ये उनमें मौजूद होता है। ब्रोंकियल सिक्रीशन भी मौजूद है लाइसोसोम्स। इसकी जो है ये बेसिकली एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी रखता है, यानी कि सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचा देता है। यानी कि जो अब वायरस आया, बॉडी में स्ट्रेस आया, तो डिफरेंट तरह के जो अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया, स्पेशली जो है ई कोलाई हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया। माइकोप्लाज्मा नॉर्मली बर्ड के रेस्पिरेटरी की जो सीली है उसकी टिप के ऊपर बैठा होता है, विराजमान होता है, और वो वेट कर रहा होता है कब इस पे स्ट्रेस आए, मैं इन्वेड करूँ। तो इस तरह के जो खतरनाक बैक्टीरिया हैं बिल्कुल वेले हैं, जो इसी वक्त का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि इन्फेक्शन इन्वेड करें, तो उनको ये लाइसोसोम काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ, इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस वायरस को कंट्रोल करने के लिए, वो न्यूट्रल बफर और एसिडिक बफर है। इसकी डिटेल मैं आपको पहले बता चुका हूँ और मैंने अभी बताई है।